राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12th की। बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से आदेश दे रहे थे कि सर मार्क्सवाद का लेसन अपलोड करें, तो आज हम मार्क्सवाद के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, मार्क्सवाद वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और मार्क्सवाद एक ऐसा चैप्टर है या कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, यानी इसका अर्थ क्या है, यदि हम अपने विचार से देखें तो ये कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, उनकी जो विचारधारा थी या उनका जो दर्शन था, वही आज हम पढ़ रहे हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा या कार्ल मार्क्स का जो दर्शन था वही हम पढ़ रहे हैं और उसका गहन अध्ययन करना ही हमारे लिए एक मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, यानी कार्ल मार्क्स को अपने दर्शन स्थापित क्यों करना पड़ा, अपनी विचारधारा का आविष्कार क्यों करना पड़ा, इसके बारे में बहुत ही गहन अध्ययन हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक और अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार यानी लैंडस्केप में करते हुए आप ध्यान लगा करके देखेंगे। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। मार्क्सवाद जो है वैसे कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन की एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे सवाल है वो कई बार पूछे जाते हैं, तो इस पार्ट में बहुत सारे सवाल है वो क्लियर होने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक और बहुत ही मनोयोग पूर्वक इस पार्ट को देखें ताकि पूर्ण रूप से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकें। तो आपके आदेश के मुताबिक आज का जो पाठ है वो लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रिय विद्यार्थियों, वैसे आपने देखा होगा कि अपना जो ये नंबर है यानी 9610208295, इन पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो अपनी शंका समाधान प्रस्तुत करते हैं और उनकी शंकाएं जहां तक हो सकती है समाधान करने का प्रयास भी करता हूं। इस पाठ को मैंने बहुत ही प्रयास करके और आपके अनुकूल बनाया है ताकि आप ये महसूस करें कि वास्तव में हम ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ रहे हैं। यानी हम एक, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आपकी ये कक्षा है, आपकी कक्षा में ये बोर्ड है, बोर्ड पर आप पॉलिटिकल साइंस है, यानी आप मेरे सामने, सिर्फ मैं आपके सामने दिख नहीं रहा हूं, बाकी सारी की सारी वही कक्षा है जो एक आप रूम में पढ़ते हैं। आपके सामने बोर्ड होता है, बोर्ड पर लिखे, बोर्ड पर तो और भी बहुत अधिक समझाया नहीं जाता, लेकिन इस बोर्ड पर तो आपको इतना अधिक समझाया जाता है कि आपके पाठ है वो हूबहू समझ में आ जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं और कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छा समझ में आया, हमें ये लग रहा था कि हम ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी थैंक यू कहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पाठ भी आपके उतना ही खरा रहेगा, लेकिन पाठ को आप पूरा पढ़ें। पूरा पढ़ने के बाद अब जैसे मान लो जब आपके इनसे संबंधित जब प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपसे पूछे जाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है, क्या क्या याद किया है। एग्जाम में यदि आप पूरा वीडियोस देख लेंगे तो मुझे ये लगता है या मुझे नहीं लगता कि भाई आप परीक्षा में कोई सवाल छोड़कर आएंगे या परीक्षा में आपको लगेगा कि मुझे ये सवाल आता नहीं है। सारे सवाल आपको आ जाएंगे। तो देखिए, हम आज मार्क्सवाद में क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, आज के हम पाठ में कार्ल मार्क्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, जो 1818 से लेकर के 1883 तक जीवित थे और जिसे मार्क्सवाद कहा। आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद का अभिप्राय क्या है, मार्क्सवाद दर्शन के स्रोत कौन कौन से, मतलब उसने क्या क्या पढ़ा था, कहां से मार्क्सवाद की ये विचारधारा उनके उत्पन्न हुई, किससे वो प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। भाई, जीवन परिचय जाने बिना हम कैसे जान सकते हैं कि वो कितना महान था। इसके अलावा मार्क्स की प्रमुख रचनाएं हैं, यानी उन्होंने जैसे जो उन्होंने अनुभव किया, अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी किताबें लिखी थी, पुस्तकें लिखी थी, ग्रंथ लिखे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। मार्क्स की रचनाओं के संबंध में जो तथ्य हैं या जो स्रोत हैं वो भी पढ़ेंगे। और मार्क्स के प्रमुख विचार जो है, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष है, वो भी हम पढ़ेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा मार्क्सवाद की आलोचना भी पढ़ेंगे, यानी जैसे मान लो कोई भी विचारधारा होती है, उस विचारधारा के दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों में, यानी इसको जिसको समालोचना कहा जाता है। समालोचना कहा जाता है, उसकी अच्छाइयां देखी जाती है और उसकी कमियां भी देखी जाती है। राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद का योगदान क्या है, यह भी पढ़ेंगे। तो इतने अधिक 8 पॉइंट जो है वो आपके इस पाठ को घेरे हुए हैं और इसमें आपकी किताब तो है ही है,
किताब तो है ही है, इसके अलावा जहां तक मैंने पढ़ा है, मेरे विचार से यानी मेरे स्वयं के विचार से इनकी पुस्तकें पढ़ करके मार्क्सवाद के बारे में क्या होता है वो भी मैं आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, हम सबसे पहले तो अपने विचार से देखते हैं कि मार्क्सवाद है क्या। देखिए, अपने विचार से मार्क्सवाद क्या है। अपने विचार से कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इस विचारधारा को मार्क्स ने इसे हीगल से ग्रहण किया था। किससे ग्रहण किया था? हीगल से ग्रहण किया था। और आधुनिक युग में मार्क्सवादी चिंतन पर दो तरह से विचार किया जाता है। किसके रूप में? एक तो समस्या समूह के रूप में और एक संगठित राजनीतिक दल के रूप में। एक तो समस्या का समूह और एक राजनीतिक दल। ये कैसे है? देखिए, मार्क्सवाद सामाजिक मानवीय जीवन को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयत्न करता है। तो मानव जीवन है, इस मानव जीवन को किससे समझने का प्रयास करता है? किससे समझने का प्रयास करता है? इतिहास के माध्यम से। इतिहास में मानव की क्या भूमिका रही है, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करता है। मूलतः मार्क्सवाद मानव स्वतंत्रता का दर्शन है। यानी मूल रूप से मार्क्सवाद के दिमाग में यह विचार कैसा आया? जब मानव स्वतंत्र था, यानी मानव स्वतंत्र था तो उस मानव को स्वतंत्र करवाने के लिए, यानी उनकी जो बेड़ियां थी स्वतंत्रता की, उन बेड़ियों को हटाने के लिए इस दर्शन का जन्म हुआ था। इसकी मूल यह है, इसका ध्येय है जनसाधारण को अव्यवस्था से मुक्त करके स्वतंत्रता की ओर ले जाना। यानी, और अव्यवस्था क्या? आर्थिक स्वतंत्रता है या आर्थिक विपन्नता है। उस आर्थिक विपन्नता से व्यक्ति को स्वतंत्र करना है, स्वतंत्र करके और स्वतंत्रता की ओर ले जाना। मार्क्स ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक समाजवाद को प्रतिपादित कर समाजवाद की स्थापना हेतु विश्लेषण पर आधारित एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत की। समाजवाद अपन ने पढ़ाई था। समाजवाद का ये वैज्ञानिक समाजवाद है, यानी समाजवाद का निखरा रूप है। यानी समाजवाद का परीक्षण करके, यानी उसने परिष्कृत रूप जो उन्होंने प्रस्तुत किया, वही रूप आज हम पढ़ते हैं। किसके रूप में? मार्क्सवाद के रूप में। इसमें बहुत कई बातें हैं वो समाजवाद की है, कई बातें समाजवाद की है। और उन समाजवाद की बातों में कुछ, जैसे समाजवाद पूंजीवाद को भी तवज्जो देता है, साम्यवाद को भी, यानी उनको बीच का रास्ता निकालता है। तो ये मार्क्सवाद उन तथ्यों को वैज्ञानिक तथ्यों पर परख करके, व्यवहार पर परख करके और हमारे सामने प्रस्तुत करता है। देखिए, मार्क्सवाद का अभिप्राय क्या है? मार्क्सवाद शब्द पर ध्यान देने से साधारणतः यह प्रतीत होता है कि मार्क्सवाद वह विचारधारा है जिसका अपना या जिसका आधार मार्क्स के विचार है। मार्क्स के विचार पहले ही अपन ने पढ़ा था कि मार्क्स ने जीवन में जो अनुभव किया था, अपने जीवन में जो अनुभव किया और लोगों को उन्होंने स्वतंत्र देखा, स्वतंत्र लोगों को स्वतंत्र कराने की उनकी जो विचारधारा थी, वही आज हम मार्क्सवाद के रूप में पढ़ते हैं। आम जनता को उन्होंने समान अधिकार दिलाने के लिए जो प्रयास किया, वही मार्क्सिज्म है। अब हम ये कहते हैं कि ये, लेकिन 19वीं शताब्दी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स जो 1883 में, और एक फ्रेडरिक एंजल्स इनका मित्र था। कार्ल मार्क्स का एक मित्र था जिसका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। ये दो महान विचारक हुए थे। इन दोनों ने मिलकर दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान और अर्थशास्त्र की विविध समस्याओं पर अत्यंत गंभीर और विविध रूप से चिंतन करते हुए, विवेचन करते हुए सभी समस्याओं के समाधान में एक सुनिश्चित विचारधारा और एक नवीन दृष्टिकोण विश्व के सामने रखा। यही दृष्टिकोण विश्व में मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, इन्होंने कितने विषय पढ़े थे? इतिहास को जाना, समाजशास्त्र को, विज्ञान को, अर्थशास्त्र को, और भी हमारे समाज में जो ज्वलंत समस्याएं थी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, उन समस्याओं का उन्होंने विवेचना की। उन समस्याओं के जड़ तक गए कि समस्या का कारण क्या है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने एक विचारधारा रखी थी कि इन समस्याओं का समाधान, मनुष्य के सामने ये जो समस्याएं आती है, इन समस्याओं का समाधान इस तरीके से हो सकता है। और वही तरीका हमारे सामने रखा, उसी तरीके को हम आज मार्क्सवाद कहते हैं। यानी मार्क्सवाद के जो दर्शन है, मार्क्सवाद का, मार्क्स का जो विचार है, वही मार्क्सिज्म है। वैज्ञानिक समाजवाद के रूप में विश्व में विख्यात ये विचारधारा कार्ल मार्क्स के दर्शन पर आधारित है। कार्ल मार्क्स और इसके अतिरिक्त, कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त इस विचारधारा को आगे प्रवाहित करने में जैसे एंजल्स, लेनिन, स्टालिन, कोर्सी, रोजा, लग्जमबर्ग, डोस्की, माओ, ग्रामसी इत्यादि विचारकों ने भी अपनी भूमिकाएं अदा की। इस
जो मार्क्सवाद है, मार्क्स के जो विचार थे, मार्क्स का जो दर्शन था, उस दर्शन को पढ़ करके और भी उन्होंने, ये जो विद्वान थे, इन सभी विद्वानों ने इसे आगे प्रवाहित करने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई है। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय क्या है कि क्रांतिकारी वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक थे कार्ल मार्क्स। 1818 में क्रांतिकारी और वैज्ञानिक समाजवाद की प्रवर्तक कार्ल मार्क्स का जन्म 1880 में एक यहूदी परिवार में हुआ। 1818 ईस्वी में एक यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम था हेनरी मार्क्स, जैसे इसका पूरा नाम कार्ल हेनरी मार्क्स ही तो है। और जो पेशे से वकील थे, कार्ल जब छोटा बालक था तो इनके पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। इन्होंने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। और इन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और यहाँ पर मार्क्स का परिचय हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन से हुआ। यहाँ पर विश्वविद्यालय स्तर पर उन्होंने हीगल को पढ़ा, हीगल के दर्शन को पढ़ा। हीगल का जो दर्शन था द्वंद्ववाद, द्वंद्व का अर्थ होता है युद्ध या लड़ाई या संघर्ष, और ये संघर्ष है वो प्रकृति में किन किन के बीच चलता है, हीगल भी कहता है। और हीगल की बातों को पढ़कर के मार्क्स को भी यही अनुभव हुआ कि वास्तव में हमारी प्रकृति में, मानव प्रकृति में इस प्रकार का संघर्ष होता है। मार्क्स विश्वविद्यालय का शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन नास्तिक विचारों के कारण ऐसा नहीं हो सका। नास्तिक था, उसे ईश्वर में या इस प्रकार की जो अंधविश्वास संबंधी बातें हैं उन पर उन्हें विश्वास नहीं था। 1841 ईस्वी में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। 1841 ईस्वी में, 1818 से 1841, यानी लगभग 23 साल की उम्र में। 1843 में 25 वर्ष की आयु में जेनी से इनका विवाह। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? जेनी। क्या नाम था? जेनी। और 14 मार्च 1883 में मार्क्स का लंदन में देहांत हो गया था। कहां देहांत हुआ था इनका? लंदन में। और 14 मार्च 1883 को फ्रेडरिक एंजल्स से इनकी मित्रता इतिहास प्रसिद्ध। फ्रेडरिक एंजल्स और उसके साथ मिलकर के ही उन्होंने इससे जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इतिहास की आर्थिक व्याख्यानिक, इस पर उन्होंने जो रिसर्च किया है, जो उन्होंने अपना दर्शन विकसित किया है, तो अपने दोस्त को भी उन्होंने अपने साथ में रखा था। देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो दर्शन लिखा, उस दर्शन में उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। वो रचनाएं थी पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, जो 1840 में लिखी थी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। दूसरी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में। 1848 में उन्होंने लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी लिखी हुई है, एक तो, और कई बार इसकी सन भी पूछ ली जाती है। तो 1848 में तो लिखी थी, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो किसकी थी? मार्क्स की थी। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, वर्ग संघर्ष, फ्रांस में वर्ग संघर्ष, इसका क्या नाम है हिंदी में यदि कहे तो? द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समालोचना। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समालोचना या विवेचना। वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये आप जानते ही हैं। दास कैपिटल 1894 में, ये 1894 में नहीं है, 1894 में तो ये प्रकाशित हुई थी। वैसे 1883 तक ही था इनका जीवन काल, तो फिर ये 1894 में कैसे लिखी गई थी? 1894 में ये प्रकाशित हुई थी दास कैपिटल। लिख तो इन्होंने 1880 के आसपास ही दी। द सिविल वार 1871 में, और द गोथा प्रोग्राम 1875 में। द गोथा प्रोग्राम ये लिखी। द होली फैमिली एंजल्स के साथ लिखी। एंजल्स के साथ, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है, द होली फैमिली। ये प्रश्न आ सकता है कि एंजल्स के साथ मिलकर के उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द होली फैमिली, पवित्र परिवार, पाक परिवार, 1875 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1875 में। अब हम पढ़ते हैं इनके मार्क्स के विचार, कि मार्क्स के विचार क्या है। देखिए, इसको बात वही है, मार्क्स की मूल मान्यताएं कह दो चाहे मार्क्स से विचार कह दो। पहला है इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसको अपने विचार से समझते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पद्धति को हीगल से ग्रहण किया। एक बात, हीगल
हीगल ने जहां विश्व में निरपेक्ष विचार की अभिव्यक्ति होते देखा, वहीं मार्क्स ने भौतिक तत्वों को हीगल और मार्क्स दोनों का विश्वास है। यानी उसमें हीगल का और मार्क्स, हीगल की द्वंद्वात्मक भौतिक और मार्क्स, इन दोनों ने मिलाकर के मिलाते हैं तो वो मार्क्स की विचारधारा आ जाती है। यानी मार्क्स की विचारधारा में हीगल की विचार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी मिला हुआ है। मार्क्स के अनुसार भौतिक तत्व द्वंद्वात्मक प्रणाली से संसार में निश्चित दिशा में गतिशील या विकासशील है। भौतिक तत्व यानी जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं पेशे या मोहमाया जगत में, यानी संसार में व्यक्ति है वो सुख सुविधाएं, भौतिक यानी हम जिसको कह सकते हैं सुख सुविधाएं जो है ये संसार में निश्चित दिशा में गतिशील और विकासशील हमेशा बढ़ती रहती है। द्वंद्वात्मक से विशिष्ट भौतिकवाद में मार्क्सवाद का विश्वास है। द्वंद्वात्मकता का अर्थ है सृष्टि का विकास। क्या अर्थ है? सृष्टि का विकास। और भौतिकवाद का अर्थ है सृष्टि का मूल तत्व। द्वंद्वात्मक का मतलब है द्वंद्व जब होगा सृष्टि का विकास, और भौतिकवाद का अर्थ है सृष्टि का मूल। तो सृष्टि की जो जड़ है, सृष्टि की जो मूल है वो तो है क्या? भौतिक। और सृष्टि का विकास जो है वो द्वंद्व से होता रहे, मतलब आगे आगे लड़ाइयां चलती रहती है और सृष्टि का विकास होता रहता है। मार्क्स चेतना और विचार को तो पदार्थ का परिणाम मानता है। मार्क्स के अनुसार पदार्थ स्वभावतः गतिशील होता है। संसार के सभी पदार्थ एक दूसरे से संबंध है। पदार्थ को हम ये कह सकते हैं मनुष्य कह सकते हैं, मानव कह सकते हैं, या हमारी समाज की व्यवस्था को कह सकते हैं। ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए विश्व में के एक अणु का परिवर्तन दूसरे को मिला देता है। इसको हम श्रृंखला कह सकते हैं। जैसे एक श्रृंखला को, खाद्य श्रृंखला आपने विज्ञान में पढ़ी होगी, खाद्य श्रृंखला में से एक कड़ी को कम किया जाता है तो वो सारी की सारी कड़ियां अस्त व्यस्त हो जाती है। यही हमारे संसार की भौतिक व्याख्या है। यही हमारी भौतिक व्याख्या है कि एक अणु का परिवर्तन करना दूसरे को हिला देता है। देखिए यहां पर भौतिकवाद में जो है वो क्या माना गया है, जैसे कि जहां हीगल सृष्टि का मूल तत्व चेतना या विश्वात्मा को मानता है, वही मार्क्स क्या कहता है कि मूल तत्व जड़ है। मूल तत्व क्या है? अब इन्होंने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ा, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र है और यह असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर निर्भर है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि अंतर निर्भरता। अपनी भाषा में क्या कह सकते हैं? अंतर निर्भरता। एक शब्द में हम कह सकते हैं कि पहला है अंतर निर्भरता कह सकते हैं। द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। क्या है? प्रकृति क्या है? अस्थिर है, कभी स्थिर होती नहीं है, हमेशा चलती रहती है और हमेशा परिवर्तन होता रहता है। द्वंद्ववाद के अनुसार, द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल है। क्या है? सरल है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होकर शीघ्रता से अचानक आते हैं। गुणात्मक परिवर्तन एक अकस्मात ही आ जाते हैं। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स हीगल की विचारधारा का आधार रहता है। देखिए ये प्रश्न हो सकता है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन की व्याख्या हीगल किसके आधार पर करता है? हीगल की विचारधारा के आधार। आगे देखिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में मानता है। पदार्थ को संपूर्ण, यानी कहने का अर्थ है ये द्वंद्व जो द्वंद्वात्मक भौतिक जो है, भौतिक जगत है, यह है विश्व की शक्ति को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। इसके आगे देखिए द्वंद्वात्मक विकास के नियम बताए इन्होंने। क्या बताए हैं? कि विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम, विपरीत की एकता और संघर्ष। दूसरा बताया है परिणाम से गुण और परिवर्तन, परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन। मात्रा में भारी परिवर्तन से गुण में भी परिवर्तन हो जाता है, जैसे जल गर्म होकर भाप में परिवर्तित हो। यानी जैसे मान लो व्यक्ति के मात्रा में परिवर्तन होता है, तो मात्रा में परिवर्तन होता है तो गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। निषेध का निषेध नियम देखिए, इस प्रक्रिया में कोई तत्व अपने विरोधी तत्व से टकराकर अपनी आरंभिक अवस्था में नहीं आता, अपितु उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। यदि इसको इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिक का, जैसे मान लो भौतिक जगत के लिए दो समाज जो है वो अपन ने देखते हैं, गरीब है, अमीर है, मध्यम है।
ये दोनों टकराते हैं तो आपस में वो क्या होता है, वो टकरा करके आरंभिक अवस्था में नहीं आते, वो उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात फिर उन्हें उसका परिणाम अलग ही प्राप्त होता है। देखिए भौतिकवाद के बारे में लेखक क्या कहता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। देखिए मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के पूरक सिद्धांत के रूप में मान्यता है। पूरक का क्या होता है, यानी जैसे मार्क्सवाद ऐतिहासिक भौतिकवाद को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के साथ ऐतिहासिक भौतिकवाद मिलाते हैं तो पूरा भौतिकवाद बनता है। पूरा भौतिकवाद कब बनता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दोनों को मिलाने पर यह पूर्ण भौतिकवाद बन जाता है। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कहा जाता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, देखिए इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या में देखिए मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जिस उत्पादक भौतिक तत्व की चर्चा की है, भौतिक तत्व की चर्चा की है, वह मानव जीवन में या मानवीय इतिहास में आर्थिक तत्व है। कितनी अच्छी बात है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जो उत्पादक भौतिक तत्व बतलाया उन्होंने, वो क्या है, आर्थिक तत्व है। और ये जो मार्क्सवाद है वो लगभग इसी को आधार में मान करके, आर्थिक व्यवस्था को आधार मान करके, आर्थिक विषमता को आधार मान करके और अपना दर्शन स्थापित करता है। ये ध्यान रखेंगे। जो सभ्यता के विकास का निर्धारक तत्व है, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था यदि सही नहीं है तो, अर्थव्यवस्था सही नहीं है तो सभ्यता का विकास सही नहीं होगा। यही तत्व मानवीय सभ्यता के हर पहलू में अभिव्यक्त होता है। आर्थिक प्रणाली या उत्पादन प्रणाली जो भौतिक जरूरतों को पूरा करती है, बिल्कुल सही है। आर्थिक प्रणाली और उत्पादन प्रणाली यानी देश में जैसे उत्पादन होता है और उसमें अर्थव्यवस्था कायम की जाती है, इन दोनों में जब संतुलन नहीं होता है, उत्पादन और अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं होता है तो देश की हालात बिगड़ जाती है। सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, वैचारिक और सांस्कृतिक प्रणाली का आधार भी यही है। मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन करने की क्रिया करता है। प्रकृति का दोहन क्यों करता है मानव? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह प्रकृति पर विजय करने का प्रयास करता है ताकि अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुओं का उत्पादन कर सके। आदमी बहुत सारे जैसे जमीन को खोदता है, यानी जमीन में से या पृथ्वी में से या जहां कहीं से भी जो कुछ भी मिलता है तो वो क्यों निकालता है? क्योंकि वह अपनी आर्थिक व्यवस्था को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वह ऐसा काम करता है। इस प्रक्रिया में वह एक दूसरे से के साथ जुड़ जाता है। उसका यह जुड़ाव संबंध इन्हीं आर्थिक उत्पादक क्रियाओं का अनिवार्य परिणाम होता है। देखिए अपन ने जो वो पढ़ा अभी ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में और क्या कहते हैं। जैसे मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास पर आर्थिक कारणों का प्रभाव स्पष्ट करने को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई है जिससे आदमी जो आर्थिक व्यवस्था के कारण है या आर्थिक व्यवस्था है वो व्यक्ति के लिए अनिवार्य बन जाती है। इसमें प्रथम 3 अवस्थाएं गुजर चुकी है और चौथी अवस्था चल रही है। इन्होंने भौतिकवाद के पीछे व्यक्ति की या मानव इतिहास की जो विकास की जो अर्थव्यवस्था है या विकास के जो चरण है वो विस्थापित किए। जैसे सबसे पहले आदिम अवस्था ये बीत चुकी है। दास अवस्था एक समय था जिसमें व्यक्ति दूसरों का दास हुआ करता था और सामंती अवस्था ये भी बीत चुकी है। पूंजीवादी अवस्था ये अभी चल रही है और पूंजीवादी अवस्था जब चरम पर हो जाएगी, चरम अवस्था हो जाएगी, तब समाज में क्या होगा, गरीब और अमीर दो हो जाएंगे। गरीब और अमीर, उनके बीच एक मध्यम वर्ग और हो जाएगा। गरीब और अमीर इन दोनों के बीच में क्या है कि हमेशा संघर्ष रहा है। और संघर्ष में क्या होता है, संघर्ष में क्या होता है, संघर्ष में यह होता है कि फिर युद्ध होता है या क्रांति होती है और उस क्रांति में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तो हो जाता है या समाजवाद स्थापित होता है। नहीं, लोग क्या करते हैं, लूटने खोसने पर उतारू हो जाते हैं और फिर इस पृथ्वी पर हाहाकार, यानी इस प्रकार की अवस्था आने पर व्यक्ति जब है वो बहुत अधिक स्वार्थी होकर के अपने आप को बहुत अधिक, यानी बहुत अधिक खाई पड़ जाती है मानव में, तब एक इस प्रकार का की व्यवस्था हो जाती है। वो व्यवस्था आएगी जिसमें सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा और फिर यहां पर छठी साम्यवादी अवस्था हो जाएगी।
साम्यवादी अवस्था हो जाएगी। तो मार्क्स के अनुसार समाज के दो भाग होते हैं, आधार और अधिरचना। कौन कौन से होते हैं? आधार और अधिरचना। अब आधार और अधिरचना क्या है? देखिए, आधार में वह अर्थव्यवस्था और उत्पादन प्रणाली को सम्मिलित करता है। आधार में क्या है? अर्थव्यवस्था और उत्पादन, एक तरफ अर्थव्यवस्था एक तरफ उत्पादन, ये दोनों साथ होते हैं। और अधिरचना में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्था, यानी ये व्यवस्था मूल है, आधार है, और इनसे क्या है कि ये जब सुदृढ़ होती है तो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अवस्थाएं पनपती है। तो मार्क्स के अनुसार आधार अर्थात अर्थव्यवस्था व प्रणाली पर जिसका नियंत्रण होता है उसे शोषक वर्ग कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था और उत्पादन पर जिनका अधिकार होता है, अर्थव्यवस्था पर जिनका अधिकार होता है वो क्या होते हैं? शोषक होते हैं, यानी शोषक होते हैं। और जो इनके आधार पर जो पिसता है या उनके निचला वर्ग होता है उसे शोषित कहा जाता है। यानी और जो वर्ग शोषक वर्ग के अधीन काम करता है उसे शोषित वर्ग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? शोषित वर्ग कहा जाता है। अब देखिए दूसरा क्या है, जो अपन ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया पढ़ी थी, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में मार्क्स के विचार द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। हिगल ये मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष नहीं होकर के एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके 3 अंग है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और मार्क्स की पद्धति का आधार हिगल की यही द्वंद्ववादी पद्धति या दर्शन है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं हमने पढ़ ली है। इसके आगे देखिए, इसके आगे है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखिए, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या है? समाज के परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की विशेष भूमिका रही है। वर्ग संघर्ष की बहुत विशेष भूमिका रही। मार्क्स के अनुसार, अपने विचार से पढ़ रहे हैं ये, मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवाद की समाप्ति के बाद से ही समाज में 2 वर्ग संघर्षरत रहे हैं। 2 वर्ग है वो संघर्षरत रहे हैं। 2 वर्ग कौन? गरीब और अमीर, ये हम कह सकते हैं, गरीब और अमीर ये दोनों है वो संघर्षरत रहे हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इसकी किताब लिखी हुई है, इसका प्रारंभ इस वाक्य से होता है, क्या कहते हैं? आज तक के सारे समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। ये कौन लिखता है? कार्ल मार्क्स लिखता है। अर्थात जब से सभ्य समाज अस्तित्व में आया तभी से समाज संपत्ति के आधार पर 2 वर्गों में बंटा रहा। यानी जब आदिम अवस्था थी तो आदिम अवस्था में लोग समान काम करते थे, तो उस समय व्यक्ति में ये स्वार्थ या ये जो अर्थव्यवस्था है ये नहीं हुई। और फिर धीरे धीरे आदमी ने समझना शुरू किया, समझ करके और उन्होंने अपना अर्थ पक्ष मजबूत किया। अर्थ पक्ष मजबूत करके और उन्होंने क्या किया, जैसे छोटे तबके के या जो अर्थव्यवस्था से हीन लोग थे उन लोगों को अपने अधीन करने का काम भी किया। संपन्न और विपन्न वर्ग जो थे, इन वर्गों का परस्पर संघर्ष ही सारे इतिहास का विषय रहा है। इतिहास में कहीं भी जाओ आप, गरीब और अमीर का संघर्ष है वो आपको देखने को मिलेगा। यही मार्क्सवाद का पढ़ने का मेन उद्देश्य है। मार्क्स के शब्दों में मार्क्स क्या कहते हैं? स्वतंत्र राज्य और दास, स्वतंत्र राज्य और दास, कुलीन और सामान्य जन, जमींदार और किसान, श्रेणी प्रमुख और कमेरा, संक्षेप में जालिम और मजलूम। जालिम का अर्थ होता है शोषक। क्या अर्थ होता है? शोषक। और मजलूम का अर्थ होता है शोषित। यानी जालिम और मजलूम, शोषक और शोषित निरंतर एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। बिल्कुल सही है। वे कभी चोरी छिपे और कभी खुलेआम लड़ते रहे हैं। इस लड़ाई का अंत हर बार या तो सारे समाज के क्रांति का निर्माण से हुआ है, या दोनों वर्ग या दोनों संघर्षरत वर्ग के विनाश में हुआ है। या तो क्या हुआ कि जैसे दोनों वर्ग जहां लड़े हैं तो लड़ने के बाद क्रांति हो गई। क्रांति का अर्थ होता है कि वर्तमान व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन। आमूलचूल परिवर्तन का अर्थ हो गया कि वहां पर क्रांति होगी, फिर नई व्यवस्था होती है। तो दोनों जो संघर्ष है, दोनों जो समाज है, दोनों समाज जब लड़े हैं तो इसका अर्थ यही हुआ है कि या तो उनका विनाश हुआ है या समाज में कोई क्रांतिकारी निर्माण हुआ है। उसने आगे लिखा है कि इतिहास का प्रत्येक अध्याय साक्षी है कि राजनीतिक सदा सदैव प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथ में रही है। ये बिल्कुल सही है। कभी भी कहीं भी गरीबों की सरकार नहीं होती है। ये नहीं होता कि गरीब या मजदूर आदमी है कोई सरकार चलाता नहीं, प्रभुत्वशाली आदमी होते हैं वही सरकार के मतलब चलाने वाले होते हैं, राजा होते हैं, जिसमें दूसरे वर्ग को पराधीन बनाकर उस पर निरंतर अत्याचार किए जाते हैं। और इस तरह राज्य हमेशा उत्पीड़न का यंत्र रहा है। यानी मार्क्सवाद राज्य को नहीं चाहता। मार्क्सवाद क्या कहता है?
राज्य क्या है? उत्पीड़न का सिद्धांत है, उत्पीड़न का यंत्र है। उत्पीड़न अर्थात लोगों को शोषित करने का, लोगों का शोषण करने का साधन है। क्या है? शोषण करने का साधन है। जैसे आपकी बुक के आधार पर वर्ग संघर्ष क्या है, देखिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। यही अपन ने पढ़ा था। मार्क्स अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रथम वाक्यांश में कहता है कि अब तक का समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यही पढ़ा है। एंजल्स अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में लिखता है, एंजल्स लिखता है कि पहली शोषक संस्था परिवार है और पीड़ित वर्ग महिला है। पहली शोषक संस्था क्या है? परिवार है। परिवार में जो पीड़ित है वो महिला है। एंगल्स के अनुसार हल के साथ निजी संपत्ति का उदय हुआ और निजी संपत्ति के उदय के साथ वर्ग संघर्ष का उदय हुआ। यानी आदमी ने क्या किया कि आदमी ने सबसे पहले निजी संपत्ति रखना शुरू किया। निजी संपत्ति के उद्भव के साथ ही संघर्ष शुरू हो गया। मतलब लड़ाई है वो कब शुरू हो गई? निजी संपत्ति आते ही शुरू हो गई। और वर्ग संघर्ष को दबाने के लिए राज्य का उदय हुआ। अब जैसे मान लो किसी के पास संपत्ति है, लोग खोजने लग जाते हैं, तो वो संपत्तिशाली व्यक्ति क्या करेगा? अपना समूह बनाएगा। समूह बना करके वह उनका नेता होगा। नेता होकर के उन लोगों को पालेगा, अर्थात उन लोगों की सुरक्षा करेगा, अपने पैसे उन पे खर्च करेगा, जिससे वो लोग उसकी सुरक्षा करेंगे, जिससे राज्य का निर्माण हो गया। तो यानी मार्क्स के अनुसार जिस समूह के एक समान आर्थिक हित होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। श्रमिक, पूंजीपति इत्यादि, ये तो वर्ग है। संघर्ष क्या है? संघर्ष का व्यापक अर्थ है असंतोष, रोष और असहयोग। अब वर्ग संघर्ष की एक देखिए आलोचना इन्होंने की है कि एक तो एकांगी और दोषपूर्ण है। एकांगी का अर्थ है ये एक अंग की ही कल्पना करता है। इसका सिद्धांत क्या करता है? एक अंग की कल्पना करता है। ये कहता है कि वर्गों में संघर्ष रहा है, जबकि अपने इतिहास में यदि हम जानते हैं तो ये भी देखने को आया है कि पूंजीपति लोग हैं वो गरीब व्यक्तियों की सेवा भी करते हैं। दूसरी बात है कि सामाजिक जीवन का मूल तत्व सहयोग है, संघर्ष नहीं। ये वर्ग संघर्ष की आलोचना है। समाज में केवल दो वर्ग ही नहीं होते, पूंजीपति होता है, इसके अलावा गरीब होता है, मध्यम वर्ग भी होता है। सामाजिक और आर्थिक वर्ग में अंतर होता है। क्रांति श्रमिक वर्ग की बजाय बुद्धिजीवी वर्ग से संभव है। क्रांति करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, यानी बुद्धि के बिना क्रांति भी संभव नहीं है। तो ये श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा, यह है, इसकी आलोचना की जाती है। समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। ये इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष होगा तो वर्ग संघर्ष से क्या होगी? क्रांति होगी, क्रांति से नई व्यवस्था होगी। जबकि ये कहता है संपूर्ण इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। मार्क्स के इस सिद्धांत ने श्रमिक वर्ग में जागृति उत्पन्न की। ये बात इसका महत्व है कि मार्क्स क्या कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के पास आपके लिए पैरों में पड़ी बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ये मार्क्स जो है वो उन लोगों को कहता है। अब हम पढ़ेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपने विचार से, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूंजीवाद के विकास और विनाश का सिद्धांत है। क्या है? पूंजीवाद के विकास और विनाश का सिद्धांत है। मार्क्स अपनी पुस्तक दास कैपिटल, उनकी लिखी हुई है दास कैपिटल में पूंजीवाद का विश्लेषण इसी अतिरिक्त मूल्य पर आधारित करता है। इसी के सहारे वे पूंजीवाद के विकास, विनाश और अन्यायी होने को सिद्ध करता है। वो कहते हैं कि ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, इसी से इसका विकास होता है पूंजीवाद का, और यही विनाश का कारण बनता है, यही अन्याय का कारण बनता है। पूंजी है, पूंजी तो होती है, लेकिन जब वो अतिरिक्त बन जाती है, अतिरिक्त मूल्य हो जाता है, और यानी जैसे मान लो एक चीज बनाई और उस चीज पर जैसे लागत मान लो 5 रुपए है, तब तक तो ये ओरिजिनल है, लेकिन उस वस्तु के 7 रुपए मिल रहे हैं, अर्थात 2 रुपए ये अतिरिक्त मिल रहे हैं। ये जड़ है लड़ाई की। क्या है? ये जड़ है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लाभ। ये जो लाभ की जो पूंजी है, ये लड़ाई है। मार्क्स ने इसके विश्लेषण में श्रम से मूल्य की उत्पत्ति का सिद्धांत और वेतन के सिद्धांत का प्रयोग किया। दोनों सिद्धांत शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित किया जा चुका था, जिसमें देखिए विलियम पेटी, एडम स्मिथ और रिकार्डो ने क्या माना था कि वस्तु का मूल्य उस पर लगे श्रम के आधार पर निश्चित होता है। वस्तु का मूल्य उस पर लगे श्रम के आधार पर, अर्थात जो मेहनत लगी है
उस मेहनत के आधार पर उस वस्तु का मूल्य निश्चित होता है। एक वस्तु के उत्पादन में औसतन लगने वाले श्रम काल के अनुसार होता है और इस काल में लगी श्रम की मात्रा मूल्य के बराबर होती है। यानी जैसे मान लो एक चीज को बनाने में 4 आदमी बैठे हुए हैं, 4 आदमियों ने मिलकर के एक चीज को बनाई है और उसमें जैसे 24 घंटे लग गए, तो एक व्यक्ति में 96 घंटे हो गए। 96 घंटे के आधार पर उस वस्तु का लागत मूल्य, यानी उसमें कितनी लागत पड़ी उनकी मजदूरी के आधार पर, तो वही उसका मूल्य होना चाहिए। जैसे मान लो 96 है, जैसे मान लो 96 रुपए पड़ते हैं उसमें, तो 96 की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे 196 अंकित कर दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। मार्क्स के अनुसार वस्तु को पूर्ण बनाने में लगा श्रम काल ही ऐसा स्थायी तत्व हर विक्रय योग्य वस्तु में रहता है। इसी से वस्तु का मूल्य तय होता है। मान लीजिए किसी वस्तु की इकाई तैयार करने में 6 घंटे का समय लगता है। देखिए समझिए इसको, 6 घंटे का समय लगता है और 6 घंटे का श्रम मूल्य कितना है? 2 रुपए है। तो वास्तविक विनिमय मूल्य 2 ही है, क्योंकि इसमें 2 रुपए का श्रम लगा है। भाई जैसे मान लो इसमें 6 घंटे लगे, 6 घंटे का मूल्य श्रम मूल्य था, मेहनत मूल्य क्या है? 2 रुपए ही है। तो 2 रुपए ही इसका विनिमय मूल्य हो जाता है। अब देखिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अपन देखते हैं। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत में मार्क्स ने अपनी पुस्तक रिकार्डो से प्रभावित यही पढ़ा था होकर अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत देता है। रिकार्डो एक पूंजीपति विचारक है जो श्रम मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। रिकार्डो का कहना था कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण श्रम द्वारा होता है, मतलब मेहनत का जो होता है ना, उस मेहनत के आधार पर ही। मार्क्स के अनुसार बाजार में माल परिचालन का सामान्य सूत्र है CMC, अर्थात एक वस्तु के साथ बाजार में आना, कमिंग, उसे बेचकर मुद्रा कमाना, मनी, और मुद्रा से मनोवांछित दूसरी वस्तु खरीदकर बाजार में छोड़ देना। यह है CMC होना चाहिए। माल उत्पादन की एक खास मंजिल पर मुद्रा पूंजी में बदल जाती है और पूंजी के परिचालन का सूत्र है MCM, अर्थात पूंजीपति मुद्रा M के साथ बाजार में आती है, M के साथ बाजार में आती है। श्रम शक्ति नामक माल खरीदकर उसे नया माल बनाता है जिसे बेचकर अधिक मुद्रा अर्थात कमा लेता है, और इस M को मार्क्स अतिरिक्त मूल्य कहता है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि एक वस्तु है, एक वस्तु को कम बनाने में 10 रुपए लगे हैं, दूसरा व्यक्ति वो वस्तु वहां से उठा करके 10 रुपए में उठाई उसने, और उसे क्या करता है, बाजार में ले जाकर के उसे क्या करता है, वो 15 रुपए में बेचता है। तो वो 5 रुपए क्या है, इसके लिए अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत है, और यही पूंजी बनती है। क्या है, जैसे 10 रुपए है तब तक तो वो श्रम मूल्य है, तब तक तो बनती नहीं है, लेकिन ये 5 रुपए क्या बन जाती है, अतिरिक्त पूंजी बन जाती है। और मुद्रा जब अतिरिक्त मूल्य का सृजन करने लगती है तो पूंजी बन जाती है, और पूंजीपति निर्वाह मजदूरी पर मजदूर की पूरी श्रम शक्ति को खरीद लेता है। फिर क्या करता है, श्रम शक्ति को खरीद लेता है, श्रम शक्ति को खरीद लेता है। यानी इस तरह मजदूर अपनी निर्वाह मजदूरी यानी अपने विनिमय मूल्य की अतिरिक्त जो श्रम को बाध्य होता है उससे पैदा होने वाला मूल्य अतिरिक्त मूल्य या मजदूर को नहीं मिलता। अतिरिक्त मूल्य जैसे उसने 15 रुपए कमाए, 5 रुपए अतिरिक्त कमाए थे ना, वो उसको मिलता नहीं है। और अतिरिक्त मूल्य के माल पर विनिमय मूल्य में अंतर नहीं। तो बाजार में मांग पूर्ति से तय होने वाली अल्पकालिक कीमत से पूंजीपति जो मुनाफा कमाता है वह इसके अलावा है। तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य के समाज पर ये क्या प्रभाव है, श्रमिकों की दयनीय दशा। भाई काम करने वाले श्रमिक होते हैं, चीज को बनाने वाले श्रमिक होते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन उनसे एक आदमी उन्हें खरीद करके, उनकी श्रम शक्ति को खरीद करके आगे जाकर के उनसे अतिरिक्त मूल्य कमा लेता है, वो 5 रुपए यानी इस प्रकार जुड़ता रहता है। सर्वहारा है वो क्रांति का कारण है, अतिरिक्त जनसंख्या का कारण है। इसकी आलोचना भी है। देखिए ये श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है, केवल मेहनत से ही नहीं बनता, उसमें पूंजी भी लगानी पड़ती है, उसमें और भी कई घटक होते हैं। इसमें पूंजी लागत मानसिक श्रम की अवहेलना की गई है। जैसे केवल पूंजी में क्या है, उन्होंने शारीरिक श्रम माना है, जबकि मानसिक श्रम भी होना चाहिए। जैसे मान लो एक आदमी किसी से खरीदता है तो वो खुद बनाता नहीं है, लेकिन उसमें मानसिक श्रम तो खर्च होता है, तो वो उसने नहीं लिया है। इसमें मौलिकता का अभाव है, यह रिकार्डो से प्रभावित है, सिद्धांत विरोधाभास से युक्त है। इसका महत्व क्या है, समाजवाद के प्रचार में सबसे अधिक सहायक रहा है। समाजवाद के प्रचार में सबसे अधिक क्या रहा है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। आइए अब देखते हैं मार्क्स का राज्य सिद्धांत। मार्क्स है वो राज्य को क्या मानता है इसके बारे में। देखिए मार्क्स की राज्य संबंधी या शासन संबंधी धारणा में क्या कहते हैं
कि मार्क्स के अनुसार शासन संबंधी धारणा अन्य सभी विचारधाराओं से पृथक है। कार्ल मार्क्स राज्य को एक वर्गीय संस्था के रूप में मानते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ही वर्ग विभेद है। राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य शोषण की अफीम है, शोषण का साधन है। कार्ल मार्क्स द्वारा राज्य शासन संबंधी विचारों को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है। क्या कहते हैं? राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है और राज्य शोषक वर्ग के हितों की सुरक्षा करता है। ये बात है, कौन कहता है? यही कहता है। राज्य व शासन शोषण का यंत्र है, अर्थात राज्य व शासन शोषक वर्ग की शोषित वर्ग के शोषण में सहायता करता है। राज्य क्या करता है? शोषक जो है पूंजीपति वर्ग है उसकी सहायता करता है। संक्रमण काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, राज्य की समाप्ति या शोषक वर्ग की समाप्ति हेतु कुछ समय के लिए सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक और कृषक वर्ग का अधिनायकत्व रहेगा, जिससे राज्य और पूंजीवाद यानी बर्जुआ वर्ग और बचे हुए अवशेषों को समाप्त किया जा सके। यानी राज्य को समाप्त करने के लिए श्रमिक वर्ग और कृषक वर्ग को एक होकर के और संघर्ष करना होगा। आगे देखिए कि राज्य विहीन तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आधार प्रस्तुत करता है। यह कहता है। अब इसकी आलोचना, राज्य की आलोचना देखिए। राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है, यह एक नैतिक संगठन भी है। वर्तमान में राज्य सर्वहारा वर्ग का शत्रु नहीं होकर के मित्र है, जो सर्वहारा वर्ग के कल्याण, जैसे आज राज्य की जो कल्याणकारी योजना है वो कैसे प्रस्तुत की जाती है। इसी कारण राज्य अस्थायी नहीं स्थायी है। यानी मार्क्सवाद क्या कहता है कि राज्य अस्थायी है, जब चाहे खत्म हो सकता है, जब चाहे वापस अस्तित्व में आ सकता है, ये इम्पॉसिबल है। मार्क्स द्वारा राज्य के विलुप्त होने की धारणा बिल्कुल कपोल कल्पित है। क्या है? कपोल कल्पित है। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में मार्क्स की क्या धारणा है। लोकवाद जैसे लोकतंत्र के धर्म और राष्ट्रवाद, इनके बारे में क्या कहता है? देखिए मार्क्स क्या कहता है। मार्क्स लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों को शोषित वर्ग के शोषण का साधन मानता है। क्या कहता है? लोकतंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद ये तीनों क्या है? शोषित वर्ग के शोषण का साधन है तथा धर्म को अफीम की संज्ञा देता है। धर्म को अफीम की संज्ञा किसने दी थी? मार्क्सवाद ने। धर्म श्रमिकों का शोषण करता है। मार्क्स कहता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, इसलिए वह विश्व के संपूर्ण मजदूरों को एक होने का संदेश देता है। मजदूरों का कोई देश नहीं होता। इस प्रकार वह राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी व्यर्थ बताता है। मार्क्सवादी कार्यक्रम में मार्क्सवादी के 3 चरण हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति होनी चाहिए, संक्रमण काल के लिए सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होना चाहिए, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना अर्थात पूर्ण साम्राज्य साम्यवाद की स्थापना हो। साम्यवादी समाज तकनीकी दृष्टि से प्रगतिशील और उन्नतशील होगा। साम्यवाद में वो कहते हैं कि यानी जो व्यक्ति इसमें जिस राज्य में रहता है उसे समान काम करना होगा, समान ही उसे लाभ मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद की आलोचना। मार्क्सवाद की आलोचना में देखिए कि मार्क्सवाद की कई विचारकों ने बहुत कड़ी आलोचना की है। उदारवादियों ने सर्वहारा की तानाशाही को सोवियत संघ के स्टालिनवादी शासन की और चीन के माओवादी सर्वाधिकारवाद के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र विरोधी तानाशाही माना है। किसने? उदारवादियों ने। उदारवादियों ने कहा है कि ये माओ सरकार या साम्यवादी सरकार ये तानाशाही सरकार है और वास्तव में सर्वहारा की तानाशाही सोवियत संघ में सर्वहारा पर तानाशाही थी। कार्ल पोपर ने मार्क्सवाद की तुलना एक ऐसे बंद समाज से की है। कार्ल पोपर ने बंद समाज से की है जहां लोकतंत्र और स्वतंत्रता दोनों का ही अभाव रहता है। वो कहते हैं कि जहां ना तो लोकतंत्र होता है ना ही स्वतंत्रता होती है, वो एक ऐसा समाज होता है। बर्नस्टीन ने अपनी पुस्तक विकासवादी समाज जो 1899 में उन्होंने लिखी थी और उसमें जैसे कोटस्की ने अपनी पुस्तक सर्वहारा की तानाशाही में मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष, क्रांति और सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांतों को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक सुधार के आधारों पर अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि यह संविधान या लोकतंत्र के आधार पर खरा नहीं उतरता है। रोजा लग्जमबर्ग ने अपनी पुस्तक रूसी क्रांति जो 1940 में लिखी थी उसमें शासन पर जन नियंत्रण के अभाव और प्रेस की स्वतंत्रता के अभाव के कारण मार्क्सवाद की आलोचना की करता है। वस्तुतः मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में निरंतर संघर्ष की बात करते हुए सभी प्रकार के सहयोग एवं समन्वय की संभावना को समाप्त कर देता है। ऐसे में सतत सामाजिक हिंसा बाधा की स्थिति बनती है। मार्क्सवाद के अंतर्गत समाज के लिए आर्थिक आधार पर वर्ग विभाजन भी सत्य से परे है। वस्तुतः अन्य सामाजिक कारकों या धर्म, नस्ल, जाति, प्रजाति इत्यादि के आधार पर भी
कई विभाजन और विभेद की स्थिति बनती है, इसलिए पदार्थ पर अधिक महत्व देना व्यर्थ है। व्यवहार में मार्क्सवादी अनुभव अत्यधिक पीड़ादायक रहा है। मार्क्सवादी अनुभव जो है वो अत्यधिक पीड़ादायक रहा है। सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप, चीन, कंबोडिया, क्यूबा, उत्तरी कोरिया मार्क्सवादी हिंसा, लोकतंत्र और दमन तथा बाधित विकास के पर्याय के रूप में सामने आए। यानी यहाँ इन्होंने जैसे सोवियत संघ में, पूर्वी यूरोप में, चीन में, कंबोडिया में, क्यूबा में, उत्तरी कोरिया में यहाँ पर मार्क्सवादी विचारधाराओं को तवज्जो दी गई, जहां पर अशांति उत्पन्न हुई। तो मार्क्सवाद की आलोचना है वो किसके आधार पर की जा सकती है? देखिए अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार। अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार निसंदेह मार्क्स ने अपने विचारों का निर्माण करने वाले तत्व अनेक स्रोत से लिए हैं, लेकिन उसने उन सब का प्रयोग एक ऐसी इमारत के निर्माण हेतु किया जो स्वयं अपने नमूने की है, जिसका खुद का मॉडल खुद ही है। जड़ तत्व एवं चेतना तत्व को पूर्ण रूपेण अलग कर पाने में असमर्थ रहा है। उन्होंने कहा ना कि प्रकृति या जो है वो इतिहास, या जैसे प्रकृति का आधार जड़ है, चेतन नहीं है, विकास का आधार चेतन नहीं है, तो ये उन्होंने कहा कि क्या जड़ है क्या चेतन है, इसके बारे में वो स्पष्ट नहीं कर पाए। जड़ तत्व में स्वतः परिवर्तन संभव नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इस सिद्धांत में मौलिकता का अभाव है, ये मौलिक नहीं है, बहुत सारे सिद्धांतों से लिया गए हैं। मार्क्सवाद हिंसा और क्रांति को प्रोत्साहन देता है। यही कहता है मजदूरों एक हो जाओ, यानी आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा विश्व पड़ा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए घातक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इतिहास की आर्थिक व्याख्या एक पक्षी और काल्पनिक है। राज्य की विलुप्त होने की धारणा काल्पनिक है। मार्क्सवाद राज्य को शोषण का यंत्र मानता है, जो अनुचित है। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और धर्म के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुचित है। मार्क्स का दो वर्गों का विचार अव्यावहारिक है। क्या है? अव्यावहारिक है। देखिए अब ये लास्ट में है कि मार्क्सवाद का योगदान, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और प्रश्न में पूछा जा सकता है कि राजनीतिक चिंतन में मार्क्सवाद का क्या योगदान। तो मार्क्सवाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने विश्व को समझने का एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया। मार्क्सवाद विभिन्न विचारधाराओं को आदान प्रदान करता है, उदारवाद को चुनौती देता है। मार्क्सवाद समाजवाद की एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक योजना प्रस्तुत करता है। चौथा है, मार्क्सवाद ने श्रमिक वर्ग में एक नवीन जागृति उत्पन्न की है। मार्क्स समाज का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करता है। तो ये हैं आपके मार्क्सवाद, जिसके बारे में हमने पढ़ा है और बहुत ही अच्छा हमने पढ़ा, बहुत ही अच्छा आपने सहयोग भी दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये पाठ बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा और आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें और ध्यानपूर्वक, और भी किसी प्रकार से जो समझ में नहीं आए तो आप अवश्य ही पूछें। जय हिंद, जय भारत।